सुभाष चंद्र बोस पर जैसे कोई योद्धा बोलते हैं, लेकिन मेरी किताब है सुभाष चंद्र बोस पायनियर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लानिंग। उनकी कुछ सोच भी थी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। किसी वक्ता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केवल योद्धा ही नहीं थे, कोई आइडियोलॉजी भी उनकी थी, आइडियोलॉग भी थे, फॉर्मुलेटर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे। इस रूप में किसी वक्ता ने नहीं रखा, तो मुझे भी परिचय का संकट इसी तरह से हो जाता है। पहली बात ध्यान में रखें कि उगता हुआ सूरज भी लाल होता है और डूबता हुआ सूरज भी लाल होता है, दोनों समय वह लाल होता है। सुभाष चंद्र बोस के बचपन को देखेंगे, स्कूल से रस्टिकेशन और वतन की पिटाई, तो आप उसी से समझ जाएंगे कि उनका जीन अलग है। उनका जीन वह नहीं है जो 15 अगस्त 47 को स्वराज पा के अपने को धन्य मान लिए और किंग सेव द किंग गाना गाए, यूनियन जैक फहराए और इंग्लैंड के रानी के नाम पर शपथ लिए। उनके साथ सुभाष को आप मिला के जब देखेंगे तो सुभाष को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। सुभाष को समझने के लिए आपको इतिहास को ठीक से समझना पड़ेगा। जिस दिन से साम्राज्यवाद ने इस धरती पर कदम रखा, उसी दिन से यहाँ की जनता ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1857 और गद्दार पार्टी से विरोध हुआ, यह झूठ है। तो जब सूरत की कोठियाँ बन रही थी अंग्रेज़ों की, सूरत के लूटने वाले मराठा संगठित हो रहे थे, और तब से जो किसानों का विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुआ, से यह कभी भी नहीं थमा। तिलका मांझी, सिद्धो संथाल, बिरसा मुंडा, नकलौत मांझी, भीमा नायक, शमशेर गाजी, बसदेव बलवंत फड़के, अनगिनत नाम है। यह कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। न चैन से यहाँ की जनता रही और न चैन से अंग्रेज को रहने दी। छोटे छोटे हजारों महाभारत हुए जो इतिहास से खारिज हैं। इतिहास के लिए वो महत्व की चीज़ नहीं है। भगत सिंह महत्व की चीज़ है। भगत सिंह के गुरु हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके गुरु हैं बिस्मिल, बिस्मिल के गुरु हैं गेंदालाल दीक्षित, उनके गुरु हैं योगेश चटर्जी, उनके गुरु हैं सचिंद्र सान्याल, उनके ऊपर हैं रास बिहारी बोस। जहाँ करतार सिंह, सराभा, पिंगले, जुगांतर, अनुशीलन, अभ्युदय, गद्दर सब एक हो जाते, तो वह कोई काम की चीज़ नहीं है। जो है सबसे निचला पुर्जा एक भगत सिंह। तो हम लोग झूठ बोलने के आदी हैं, और जैसा एक विद्वान प्रोफेसर ने कहा, हजारों साल से एक अशोक को छोड़ के हम लोग हारते ही रहे। जो आया तुगलक खिलजी, शक हुन कुसान, कभी जीते नहीं। तो हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ कहते हैं, झूठ लिखते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं था भारत में कि सारे भारतीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। एक सेक्शन था जो उनके पैर में लटक जाने को तैयार था कि आप हमें छोड़ के, अनाथ छोड़ के मत जाएं। मजूमदार जी का भाषण लखनऊ कांग्रेस का 16 का देखिए। और ठीक 47 में पैर में लटक गए जब औपनिवेशिक स्वराज मिल रहा था। इतना ही नहीं, माउंटबेटन को वाइसराय बनाए पहला। उतना ही नहीं, डिफेंस काउंसिल के हेड बनाए। फैसला आप लेंगे, मेरे नाम से जारी होगा, लेकिन फैसला आप वही राज किया, नेहरू पटेल राज न किए। अब कोई लौह पुरुष बन गए, कोई क्या बन गए। आप सब पढ़िए माउंटबेटन की आत्मकथा, ये हमें विदेश में मिली जब गए थे। तब इंडिया में कॉलिन ओलिपियर उसका छोटा रूप बिक रहा है, देखिए। तो एक सेक्शन था जो अंग्रेज़ों के पैर में लटक रहा था। दूसरा सेक्शन था कि गोरे अंग्रेज जाएं तो काले अंग्रेज आएं। तीसरा सेक्शन था जो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था अंग्रेज को। यह सेक्शन यहाँ की जनता थी, किसान थे। तो जंगल में जैसे चूहे होते हैं, बिल्ली होती है, खरहा होते हैं, हरिन होते हैं, बाघ होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। हम भी यहाँ कई पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। तो हम लोग का विचार स्वाभाविक है कि एक नहीं होगा। बिल्ली का जो स्वराज होगा चूहे के लिए जमराज हो जाएगा, बाघ का स्वराज हरिन के लिए जमराज हो जाएगा। तो जो राजा महाराजा से थे, जो जमींदार से थे, जो व्यापारी हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, जो फौज में जनरल हैं, और एक किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, ये सबकी सोच एक नहीं होगी। अलग अलग ढंग से उसी बात को रखेंगे। आपके सामने रखा गया, आपने इसे सुना, धैर्य से
सबों को सुना। लेकिन अब आपकी जवाबदेही है कि जैसे अतीत का इतिहास भारत का गुत्थी में उलझा हुआ है, ये मौजूदा इतिहास को भी आप सुलझा के देखें। विद्वान आएंगे तो और उलझाते चले जाएंगे। तो इतिहास एक व्यक्ति के गुणगान से होता है, राणा प्रताप का जीवट, संकल्प, साहस, चरित्र, और दूसरा वस्तु स्थिति के निरूपण से होता है जो कम्युनिस्टों ने किया। ये दोनों एकांगी है। असल सवाल है कि हिस्ट्री के चालक शक्ति कौन है, मोटिवेटिंग फोर्स कौन है, और उसका जब इतिहास होगा तब सही इतिहास सामने आएगा। सामंती समाज का चालक शक्ति किसान होता है। तो जब तक आप किसान के लिहाज से नहीं देखेंगे तो आप चीज़ों को ठीक ठीक नहीं देख सकते हैं। देखने का दावा तो आप करेंगे, लेकिन पृथ्वीराज रासो जैसे चंद्रबरदाई लिख दिए, आप भी वैसा ही कुछ लिखेंगे, या अल्लाह जैसे लिख दिया जगनीक, तो आप वैसा ही मने बिलिया दंडवत करेंगे, बाबा नाम केवलम जपेंगे। सत्य और इतिहास वह नहीं हो सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस इस अंतर को समझिए। सवाल यह नहीं था कि आज़ादी स्वराज कैसा स्वराज होगा, पूर्ण किया औपनिवेशिक, यह बहस की बात थी। कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद बहस में नहीं था। किसका स्वराज होगा, जमींदारों का, पूंजीपतियों का, या कमाने वाली जनता का। उसमें सुभाष चंद्र बोस सर्वोपरि नेता थे, और उधर गांधी थे। और गांधी और नेहरू में द्वंद्व देखना बेकार है। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री थे। गांधी भी अंग्रेज के सार्जेंट मेजर थे, जैसे कल मैंने सवाल किया, कोई जवाब नहीं दिया। उनके आत्मकथा में है, भारत में रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने आत्मकथा में लिखे हैं। नील आंदोलन तब करने गए जब नकली नील का आविष्कार हो गया, नील की खेती बंद हो गई, और साथे व्यापारी लेके गए जो वहाँ पर चीनी मिल लगाए और नील ज़मीन बेचे। असहयोग आंदोलन उनका असहयोग के नाम पर सहयोग था। फौज को नहीं कह रहे हैं बगावत करने, रेल को, फैक्ट्री को नहीं कह रहे हैं हड़ताल करने। 4 गो वकील आ जाओ, और विदेश से पढ़े लिखे युवक, लोहिया तुमको रमेश्वर बिरला घर चनपटिया चीनी मिल के डायरेक्टर बना देते हैं। जयप्रकाश नारायण तुमको घनश्याम दास बिरला के पीए बना देते हैं। राजेंद्र प्रसाद तुमको डालमिया के डायरेक्टर बना देते हैं। वो 4 वकील छोड़ करके आए, असहयोग आंदोलन हो गया। तो हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को समझना होगा, तो यह समझना पड़ेगा कि यह 2 व्यक्ति का झगड़ा था, या 2 आउटलुक का, 2 दृष्टिकोण का, 2 क्लास इंटरेस्ट का झगड़ा था। यह था क्या? आप अगर कहेंगे 2 व्यक्ति का झगड़ा था तो आप दोनों को बहुत घटिया बना देंगे, गांधी को भी और सुभाष को भी। न गांधी को अध्यक्ष पद से मतलब था, न सुभाष को अध्यक्ष पद से मतलब था। सुभाष चंद्र बोस अलग पार्टी नहीं बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम, फॉरवर्ड पार्टी नाम नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर। वो कांग्रेस को डिवाइड करना नहीं चाहते थे। कांग्रेस को वो एक उपकरण समझते थे, और यह उपकरण अगर टूट गया तो अंग्रेज़ों से हम लड़ नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस को यूनाइटेड रहना है, और यूनाइटेड रहना के लिए सबको लेके चलना है। वो गांधी से बोले, आपके भी आदमी रहेंगे मेरे वर्किंग कमेटी में, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, पटेल, या जिसको आप चाहें। वो बोले 3 न्यूट्रल भी रहेंगे, एम.एन. राय, नेहरू, 3 न्यूट्रल भी इसमें रह सकते हैं, आचार्य नरेंद्र, या आप जिसको चाहें। और 3 मेरे तरफ से रहेंगे, शार्दुल विक्रम सिंह, नौरीमन और स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन हेडक्वार्टर इलाहाबाद किसी के मकान में न रहेगा, कांग्रेस की अपनी बिल्डिंग होगी, कांग्रेस का अपना जनरल सेक्रेटरी होगा। गांधी इस पर एग्री नहीं किए। विश्वास पाटिल की किताब पढ़ी है, महानायक सुभाष, जो हम बोल रहे हैं उसके अंदर है। तो गांधी जी तैयार नहीं हुए, चाहे तुम बनाओ चाहे हम बनाएं, कंपोजिट कैबिनेट नहीं होगा। इसका अर्थ था कांग्रेस टूट जाए। गांधी जी यही चाह रहे थे, तुम अलग हो जाओ, हम अलग पार्टी बनाएंगे। यही लास्ट में वो वसीयत भी की है, और वसीयत का स्याही सूखा ना 12 घंटा के अंदर मरा गया, 1948 30 जनवरी। यही उस समय गांधी जी का इरादा था। बाहरी स्वरूप से आपको अंतर वस्तु के पहचान न होगा, उसको अंदर समझना पड़ेगा। सुभाष तोड़ना नहीं चाहते थे, कंपोजिट कैबिनेट चाहते थे, सब कोई रहे और मिल के अंग्रेज से लड़े। आज हमारा दुश्मन हमसे भी प्रबल दुश्मन से फंस गया है मरणांतक युद्ध में, और यही मौका है भारत को आज़ाद करने का, जो वाशिंगटन को अमेरिका में प्राप्त हुआ था जब वो फ्रांस व स्पेन से युद्ध में उलझ गया था। ये मौका को छोड़ना नहीं है, और भारत 40 में आज़ाद हो जाता। खूब
खड़ग ले ली तलवार, एक गाना के ज़रूरतें न पड़ता। अंग्रेजी हालत में नहीं थे कि रोक सकते थे, लेकिन आया कि अंग्रेज भले हैं, यह अनैतिक है उनके खिलाफ संघर्ष छोड़ना, तो मामला बिगड़ गया। रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ। बड़े लीडर तो गांधी के साथ चले गए, लेकिन आम जनता पर गांधी को विश्वास था। हम महासमिति में पराजित हो गए हैं, आम जनता में सुभाष को हम दिखा देंगे, और इसके लिए रामगढ़ चुने। वहाँ का राजा कामाख्या नारायण गांधी का आदमी था, राजा था तो स्वाभाविक है, गांधी भी जमींदार थे। और वहाँ का जो नेता था जयपाल सिंह, क्रिकेटियर, क्रिश्चियन नेता, वही गांधी जी के साथ था। और बड़े बड़े पहलवान श्री कृष्ण सिंह, नारायण सिंह, और बड़े बड़े पूंजीपति डालमिया और सब। 4 लाख रुपया से तो उपेंद्र महारथी खाली पेंटिंग किए थे। 20 लाख रुपया उस जमाने में खर्च हुआ था। 2 लाख आदमी लठैत ढो के लाए गए थे रामगढ़ के घनघोर जंगल में, और मंच खूब सजा। सुभाष का कुछ नहीं, एक टेबल आया, टेबल पर खड़े हो गए माइक, और जैसे सुभाष पकड़े पूरी भीड़ आ गई। गांधी मंच पर अकेले उल्लू बन के बैठे रह गए, कोई जनता उनके पास नहीं थी। तो जनता में भी गांधी देख लिए कि मास में कौन है। और तब उसके बाद षड्यंत्र का दौर चला। नेहरू पलटी मारा, नेहरू के साथ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गए, इतिहास बदल गया। तो अब ये हिस्ट्री काउंसिल है, इसको इन बातों का रिसर्च करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। हमारा ऐसा देहाती जब इन बातों को जान रहा है तो यहाँ तथ्य नहीं है, यह कैसे संभव है? तो फिर क्यों नहीं कोई इस तरह से बातों को रखता है? अब मैं बात पर आना चाहता हूँ पॉइंट वाइज। आप सुभाष को देखें, 8 महीना के अंदर ICS कर रहे हैं, कोई 8 महीना के अंदर ICS नहीं किया था, और उसको लात मार दिया, रिजाइन कर दिए। और उनकी इतनी इंक्वायरी हुई, हमारे पास सब कागजात हैं, कि ऐसा किसी का नहीं हुआ होगा। इसको ICS दिया जाए कि न दिया जाए, बड़ी मुश्किल से फैसला हुआ, दे दो, करिए गया है। बड़े घर का लड़का है, जाएगा कहाँ, घर का गिद्दड़ जाएगा किधर। उनको धोखा हुआ, पछताना पड़ा जी। उसके बाद यहाँ आते हैं, गांधी से मिलते हैं, तो गांधी के राय से उस यारदास से नहीं मिलते हैं। ये फिर इतिहास को उलट करके बोल देना है। गांधी को अपर्याप्त और नाकाफी समझ करके तब सियारदास के पास गए, और गांधी झुंझला के बोले होंगे तो जाओ सियारदास से मिलो, कोई प्रेम से नहीं बोले होंगे। अब यही है कि शिवाजी अफजल खान को कह रहा है आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं, लेकिन इरादा क्या है, बगनखा पहन के जा रहे हैं। अफजल खान कह रहा है तुम भी शाह जी के बेटे हो, आओ मेरा चरण छुओ, तुमको हम माफ़ कर देंगे। तो छुड़ा लेके आ रहा है। अब गांधी क्या बोल रहा है और सुभाष क्या बोल रहे हैं, रणनीतिक बातें जो हैं, अब उसको हम लोग समझ लेते हैं कि यही असली बात है। जब राष्ट्रपिता कहे थे तो गांधी के आगे समस्या था कि अगर रास्ते में बाधा हो गया तो हम भारत को आज़ाद न करा पाएंगे। तो हर तरह के त्याग कर रहे थे, राष्ट्रपिता तक बना रहे थे। इन्हीं के नाम पर गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, फौज का भी नाम रख रहे थे। तो राजनीतिक बातें और चालाक लोग उसको घुमा करके दूसरे तरह से रख देते हैं कि गांधी और जीना एक थे, गांधी अम्बेडकर एक थे, गांधी सुभाष एक थे। यह झूठ बात है। सब आउटलुक अलग है, क्लास इंटरेस्ट अलग है, सोशल बेस अलग है। आप उससे काट के बातों को कैसे रखेंगे? लेकिन अब हमको बनारस से MP होना है, तब हम भी मजबूर हैं। मोदी जी खाली करेंगे, झूठ न बोलेंगे तो कैसे नेता बनेंगे? तो वो बात अलग हो गई। तो आप इतिहास तो नहीं कह रहे हैं, तालियां जितनी बज जाए आपके भाषण पर। फिर आगे चलें, इनके पास प्रोग्राम था, इसका सबूत कि इनको मांडले जेल हुआ। मांडले जेल किसको हुआ? बाबा अमर सिंह को, लाला लाजपत राय को, तिलक को, फिर सुभाष चंद्र बोस को। और मांडले में बीमार पड़े, 27 में छोड़ा गया। 27 में क्या हुआ? मद्रास कांग्रेस में पूर्ण आज़ादी प्रस्ताव पास करा दिए। गांधी को बुरा लगा, 28 में नेहरू को मिला के फिर पलटबाजी और थोड़े वोट से हार गए। तो गांधी पूर्ण आज़ादी के कब समर्थक थे? अब ये तो खोजना होगा, आप लोग हिस्ट्री वाले हैं, खोजिए। फिर पलट के 30 से पटेल जब अध्यक्ष हो गया तो बात वही आ गई, औपनिवेशिक स्वराज। पूर्ण आज़ादी गांधी के मुंह से कब निकला? लेकिन हम तो लगता है कुछ भी खींच करके जो जी में आए रबड़ ऐसा वो बात को रख देंगे। फिर आप इसके आगे चलें। 29 में जब नेहरू डिक्लेयर किया पूर्ण आज़ादी, तुरंत अंग्रेज को चिट्ठी लेके माफ़ी मांगा। ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं, इनको गंभीरता से मत लीजिए।
तो कांग्रेस उसी पर था, औपनिवेशिक स्वराज। दूसरा सेक्शन जो उससे असंतुष्ट था वो सारे मार डाले गए। जो भी अंग्रेज़ों से लड़े पूर्ण आज़ादी के लिए, मरणांतक युद्ध कोई न बचा, सारे मार डाले गए। सुभाष भी उसी के शिकार हुए। अब गांधी जी अहिंसावादी हैं, तो फिर सरला टैगोर के हस्बैंड कैसे मर गए, ये सोचने की बात है। और हम न बोल रहे हैं, गांधी का पोता मोहनदास करमचंद गांधी की किताब है, मेघनाथ देसाई की किताब है, गांधी के मित्र सुधीर कक्कड़ की किताब है। गांधी की तरफ से ये बातें आ रही है। एक अंधा राइटर वेद मेहता की किताब है। अब कितना नाम गिनाएं, अब हम पढ़ना नहीं चाहते हैं उन बातों को। चंद्र सिंह गढ़वाली गोली नहीं चलाया तो उसको निकाल दिया गया, और गांधी कहा कि अनुशासन विहीन है, भीख मांगा बेचारा। वही तो अहिंसा वाला था। कश्मीर में नेहरू फौज ने भेज रहा है, गांधी लादेन सलामत कर रहा है। और गांधी जब जिन्ना को कह रहे थे, भाई जिन्ना तुम ही सदर हो जाओ, एटेनबेरा के फिल्म देखिए, बारडोली से गांधी की जो बातचीत है उसको आप नोट करिए। उसका इरादा क्या था, अंग्रेज चले जाएं और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हम बहुमत में हैं, फिर जिन्ना को हटा देंगे, गृह युद्ध होगा, फौज में हम बहुमत में हैं 3 गुना। सोचिए कैसे अहिंसावादी थे। यह सावरकर की लाइन थी। सावरकर यही बोल रहे थे, गृह युद्ध से फैसला होगा और हम फौज में 3 गुना है। यही बात को चालाकी से गांधी घुमा के बोल रहे थे, भाई जिन्ना तुम ही सदर हो जाओ। नेहरू पटेल नहीं तैयार हुए गृह युद्ध करने पर, बिरला नहीं तैयार हुआ, फिर गांधी भी झुक गए। 3 तारीख के बाद गांधी का लफ्ज बदल गया और कांग्रेस महासमिति में पंत के प्रस्ताव को गांधी सपोर्ट किया। एक कागज़ आपको सगरों मिल जाएंगे, इंटरनेट है, मोबाइल है आपके हाथ में। तो बिना गांधी के बंटवारा नहीं हो सकता था। बाहर उठक दिए पब्लिक को, मेरे लाश पर बंटवारा होगा। जैसे लालू जी बाहर कुछ बोलते हैं, हाउस के अंदर कुछ बोलते हैं। तो रिकॉर्ड हैं सब, हम रिकॉर्ड के बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर इसे आप देखें, 1934 के बाद राजनीति के रंगमंच पर 2 नए तत्व आ गए। भगत सिंह की फांसी हो गई, असहयोग आंदोलन कुचला गया, स्वराज पार्टी भी कोई काम न कर पाई, सियादास मर गए। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और जिसको समाजवाद कहते हैं, किसानवाद, ये 2 नए तत्व राजनीति के रंगमंच पर आ गए। और गांधी को कहना पड़ा कि मैं चरनिया मेंबर भी नहीं हूँ। और गांधी कंप्रोमाइज़ में 36 में नेहरू को बनाता है अध्यक्ष, 37 में फिर नेहरू को बनाता है, और 38 में सुभाष बनते हैं, 39 में जब ये नया प्रोग्राम ले लेते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। 38 के भाषण सुभाष का देखिए, उसी में झगड़ा के बीज है। और त्रिपुरी में जब बोले कि यही संघर्ष का टाइम है, तो सीज फायर ख़त्म हो गया, ओपन लड़ाई हुई। फिर इनका निष्कासन कहाँ होता है, यूरोप में 33 में। वहाँ जाकर के क्या करते हैं, रोमा रालाव सबसे भेंट करते हैं, यूरोप की स्थिति का अध्ययन करते हैं। और अभी चले गए शायद अभिजीत भट्टाचार्य या कहीं बैठे हों, कुछ चर्चा किए थे हल्का से। विठल भाई पटेल अपनी पूरी संपत्ति लिख दिए सुभाष चंद्र बोस को, और पटेल अंग्रेज़ों के मेल से उस वसीयत को रद्द कराया और उल्टी सुभाष चंद्र बोस पर फोर्जरी का आरोप लगाया कि बंगाली गोवा है, ये झूठ संच किए। अरे दस्तखतवा तो है कि सही, सोने देखो तो देखने वाला कौन है। तो पटेल कितना ईमानदार था। कश्मीर में 2 डिवीज़न फौज गई, कुलवंत सिंह और मेजर जनरल थिमैया, और हैदराबाद में 6 डिवीज़न फौज गई। जब राजा को फौजे नहीं था तो कौन चीज़ से निजाम लड़ता, और निजाम से लड़ाई कहाँ हुई। वहाँ तो सब आदिवासी और आसामाजी मारे गए, आदिवासी जिनको कम्युनिस्ट कहा गया, और सारा संपत्ति निजाम को लौटा करके भारी घूस पटेल लिया। डालमिया की प्रॉपर्टी कराची में बस गई, बम्बई के एक मुसलमान से अदला बदली करा के भारी घूस लिया। जिस रिवॉल्वर से मारा गया गांधी, ब्रिटायर इटालियन महाराजा सिंधिया का, सिंधिया के नाम काटने के लिए भारी घूस लिया। तो पटेल ईमानदार हैं, लौह पुरुष हैं। राजेंद्र प्रसाद पूरा बेतिया राज हड़प गया, अपना भतीज दामाद विपिन बिहारी वर्मा को रिसीवर बना के। गिरीश मिश्रा की किताब देखिए, नेहरू के पीए एमओ मथाई की किताब देखिए, लोहिया की विभाजन के गुनहगार देखिए, और बेतिया बिहार के रहने वाले चंद्रदेव शर्मा की किताब देखिए। तो ये सब महान, बिरला साबरमती आश्रम बना दिया, जमुनालाल बजाज वर्धा आश्रम परिवार। बातें तो यही है, कभी विस्तार है, कहना क्या है, कुछ नहीं। अब इसे देखें, किसी को सोशल बेस से देखें तो सुभाष चंद्र बोस का सोशल बेस क्या है। एक नौजवान सभा के वो खुद हेड हैं, मजदूर
ऐटक के खुद वो हेड हैं और किसान आंदोलन के स्वामी सहजानंद से उनका अलायंस है। तो सोशल बेस तो बहुत तगड़ा था, इसे भी किसी वक्ता ने मार्क नहीं किया। जाने के पहले सहजानंद से राय लेते हैं। सहजानंद बोले कि विदेश न जाओ, तुम्हारे जो प्रिय हैं डी बोलोरा, बिन्स, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, आउंग सांग, सब देश में रह के लड़ें, यहीं रह के अंग्रेज के दलाल से लड़ो। सावरकर से भी मिलते हैं वो, सावरकर राय देते हैं कि तुमको कोई मदद नहीं करेगा, विदेश जाओ। वो विदेश जाते हैं, वहाँ से ब्रॉडकास्ट फिर सहजानंद और सावरकर के नाम पर करते हैं। वो भूले नहीं हैं, वो किसी को खारिज अछूत नहीं समझ रहे हैं। बस बातें तो बहुत है, इसी का विस्तार होगा। नमस्कार।